ओके, सो अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है डेफिनेशंस ऑफ द कॉन्सेप्ट्स ऑफ सॉवरेनिटी एंड राइट्स। कुल मिला के हम दो टॉपिक देखने वाले हैं इसके अंदर, एक है सॉवरेनिटी और एक देखने वाले हैं राइट्स के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि भाई सॉवरेनिटी होती क्या है। ऑलरेडी आपने 11th-12th में पढ़ा होगा इसे, थोड़ा बहुत आप ज़रूर जानते होंगे। ये किसी भी देश या स्टेट या कंट्री को मिलने वाला एक सुप्रीम और एब्सोल्यूट पावर होता है, govern itself and make its own laws without interference from any external authority, है ना। चलो एक एग्जांपल समझते हैं इसको। जैसे जब देश गुलाम था 1947 के पहले, है ना, यहाँ पे कॉलोनीज़ थी हमारे अंग्रेज़ों की, अलग अलग देशों से अंग्रेज आए हुए थे और यहाँ पे कॉलोनीज़ बना के रह रहे थे और हमारे देश पे एकदम कब्जा करके रखा हुआ था। इवन अपने तरह की गवर्नमेंट भी बना ली यहाँ पे हमने, है ना, उन्होंने। तो जब वो यहाँ पे कब्ज़ा करके रह रहे थे तो वो जो चाहते थे या वो जो बोलते थे वैसा हमें करना पड़ता था, है ना। उन्होंने लॉज बनाए बहुत अपने हिसाब से, जब आज़ाद नहीं हुआ था देश, है ना। उन्होंने वर्ल्ड वॉर में हमारे सैनिक भेजे, वर्ल्ड वॉर में हमसे बिना पूछे वर्ल्ड वॉर सेकंड में हमें इंक्लूड भी कर दिया, इवन फर्स्ट में भी इंक्लूड कर दिया, है ना। कुल मिला के देश में जो भी एक्टिविटी हो रही थी वो हमसे नहीं पूछते थे, वो खुद करते थे, यानी हमारे देश को वो चला रहे थे। सिंपल। सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है? आज़ादी मिलने के बाद से अब देश के अंदर जो भी एक्टिविटी होती है वो किसी बाहरी ताकत या बाहरी अथॉरिटी के थ्रू बिल्कुल नहीं होती। यानी देश में अगर कोई इंस्टीट्यूट बनाना है, हम जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट बनाया, हमने पार्लियामेंट बनाया, हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, है ना, संविधान बनाया, हमने आईपीसी की धाराएं बनाई, तो हमने किसी से पूछा नहीं या हमको कोई कहने नहीं आया। हमने अपने ही आपस में विचार विमर्श करके हमारे देश की जनता ने मिलकर और हमारे देश की जनता द्वारा चुने गए जो नेता हैं उन्होंने मिलकर क्या किया है, देश के बाकी सारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का स्ट्रक्चर बनाया है ना। तो वही लिखा हुआ है कि सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है, सुप्रीम एंड एब्सोल्यूट पावर। यानी भाई जो सुप्रीम यानी सबसे ज़्यादा पावर, और उसके अलावा एब्सोल्यूट पावर यानी सब कुछ आपको ही मिला हुआ है ना, आपको मतलब देश को मिला हुआ है। गवर्न इटसेल्फ, खुद को चलाने के लिए, मेक इट ओन लॉज, हम अपने नियम खुद बनाएंगे, उसमें किसी का इंटरफेरेंस नहीं होगा, किसी बाहरी अथॉरिटी का। इसको ऐसे भी एक एग्जांपल समझ लो कि भाई घर में आपको फुल बोलते ना, फुल पावर दे दिया, फुल इज्जत मिल रही है ना। इज्जत का मतलब यहाँ पे टोटल पावर दे दिया आपको, मतलब आप अपने लाइफ के डिसीजन के लिए कुछ भी सोच सकते हो, कोई इंटरफेयर करने नहीं जा रहा है ना। चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, मतलब कुछ भी हो, आप सोचोगे, आप अपने डिसीजंस लोगे, तो इसको सोवरेनिटी कहलाएगी। क्या कहलाएगी ये? सोवरेनिटी। ठीक है, तो ये देश पे अप्लाई कर देते हैं। तो जब से अंग्रेज गए यहाँ से और हमारा देश आज़ाद हुआ, तो इंडिया जो भी कुछ करता है वो किसी से नहीं पूछता, वो खुद के लिए करता है। किसी को उसे ऑर्डर नहीं देना, किसी को रिपोर्ट नहीं पहुँचानी है ना, किसी से कोई सलाह मशवरा नहीं करना। इसे ही सोवरेनिटी कहा जाता है। एक फिलोसफर हैं थॉमस हॉब्स, क्या कहते हैं, सोवरेनिटी एज द एब्सोल्यूट एंड इंडिविजुअल पावर। क्या लिखा देखो, सोवरेनिटी क्या है, एक एब्सोल्यूट का मतलब जो जिस चीज़ की कोई सीमा ना हो, और अनडिवाइडेड पावर है। अनडिवाइडेड मतलब इसे डिवाइड भी नहीं करना है, यानी कि एक ही के हाथ में, वेस्टेड इन ए रूलर और गवर्निंग बॉडी, है ना। देखो रूलर, अब मतलब अगर कोई राजा महाराजा वाला इरा होगा तो वो राजा महाराजा के हाथ में होगा, या फिर कोई गवर्निंग बॉडी जैसे कि हमारे देश में है ना, हमारे देश में पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं, उनके थ्रू कर किया जाता है, तो उनके हाथ में पावर है। क्रिएटेड थ्रू अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट? आम जनता की सहमति से। तो भाई हमारी सहमति से तो सारे नेता चुने जाते हैं, फिर नेता मिलकर हमारी जगह पे क्या बनाते हैं, हमारी जगह पे पार्लियामेंट बनाया हुआ है, विधानसभा बनाया हुआ है ना, ये सब चीज़ें बनाई हुई है, सुप्रीम कोर्ट बनाया हुआ है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया हुआ है, दुनिया भर की इंस्टीट्यूट बनाए हुए हैं। हमारे सोशल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से तो हुआ है। फॉर द सेक ऑफ पीस क्यों बनाया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है सब, ताकि पीस मेंटेन रहे, ऑर्डर मेंटेन रहे, सिक्योरिटी मेंटेन रहे देश के अंदर। तो एब्सोल्यूट एंड अनडिवाइडेड पावर किसी भी देश को जब मिलता है, यानी कोई दूसरा इंटरफेयर नहीं करेगा, देश अपने राज्य में पीस, ऑर्डर, सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए जो चाहिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू वो कर लेगा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट मतलब आम जनता की सहमति के साथ, है ना। फीचर्स क्या है सोवरेनिटी का? तो सबसे पहला है एब्सोल्यूटनेस। सिंपल सा लिखो, बड़ा सिंपल सा, एब्सोल्यूटनेस। सोवरेनिटी इज एब्सोल्यूट, यानी कि कोई इनके ऊपर नहीं है भाई। मीनिंग ऑफ द सोवरेनिटी हैज सुप्रीम अथॉरिटी विद इन द स्टेट। तो देश के अंदर जो सोवरेनिटी है, जो अधिकार है, जो अथॉरिटी है, वो स्टेट ही है, सबको जो भी है स्टेट है ना, और कोई नहीं।
नो अदर पावर विद इन द टेरिटरी इज हायर देन द सोवेरेन। देखो कितनी बड़ी बात लिखी है, देश के अंदर दूसरी और कोई दूसरी संस्था बिल्कुल बड़ी नहीं होगी। कौन बड़ा होगा? सोवेरेनिटी बड़ी होगी, सोवेरेन बड़ा होगा। ठीक है। फिर उसके बाद है परमानेंसी। इसका सिंपल मीनिंग होता है परमानेंट। सोवेरेनिटी इज अ परमानेंट फीचर ऑफ द स्टेट। यस, स्टेट का ये परमानेंट फीचर है। इसका मतलब ये नहीं कि आगे चल के ये चेंज हो जाएगा। चेंज कैसे होगा भाई? हम वापस से गुलाम थोड़ी बनने वाले हैं, है कि नहीं? और हम क्या, कोई भी देश अब किसी का गुलाम नहीं बन सकता। अब ये नियम ही नहीं है, नियम ही हटा दिया गया दुनिया से, है ना। तो ये परमानेंट फीचर है सोवेरेनिटी। गवर्नमेंट्स में चेंज, देखो क्या लिखा है, गवर्नमेंट चेंज हो सकती है बट सोवेरेनिटी रिमेन्स विद इन द स्टेट। और सही बात है भाई, हर साल सरकार बदलती है ना। सरकार यानी पार्टी बदलती है, पार्टी बदलती है, सरकार बदलती है, लेकिन सरकार का डिसीजन लेने का तरीका तो सेम ही है। वो खुद से सोचती है, ना कि किसी बाहरी से पूछने जाती है ना। बीजेपी सरकार बनी तो वो भी खुद से ही सारा सब कुछ कर रही है ना, कि भाई बाहर जाके ट्रम्प से पूछ रही हैं या फिर किसी और से पूछ रही हैं। ऐसा तो है नहीं कि भाई देश कैसे चला जाए, हम सब कुछ अपने हिसाब से कर रहे हैं। सिंपल है। इवन कांग्रेस सरकार थी या उसके पहले की सरकार थी, यानी देश आज़ाद जब से हुआ है तब से हम बाहरी लोगों से कुछ नहीं पूछते। हमारी सरकार, हमारा राज्य फ्री है क्या करने के लिए? खुद डिसीजन लेने के लिए, है ना। ये हो गया परमानेंस। तो सोवेरेनिटी एक परमानेंट फीचर है। दूसरा इंडिविजुअलिटी भी नहीं, क्या लिखा है? इनडिविजिबिलिटी। इनडिविजिबिलिटी यानी इसे डिवाइड नहीं कर सकता। सोवेरेनिटी कैन नॉट बी डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट अथॉरिटीज। यस, सोवेरेनिटी की एक ही अथॉरिटी होगी, भारत सरकार, भारत देश। अमेरिका को भी अधिकार मिल गया भारत के बारे में बोलने का या फिर उसके बीच में घुसने का या कुछ डिसीजन लेने का? ना जी। चाइना को मिल गया? ना जी। किसी और देश को नहीं है, सिर्फ भारत को है। तो अनडिवाइडेड पे है ना। उसके बाद है इट मस्ट बी यूनिफाइड एंड एक्सरसाइज बाय अ सिंगल सुप्रीम अथॉरिटी। और सिंगल सुप्रीम अथॉरिटी कौन है हमारे देश का? भारत सरकार। सिंपल। स्टेट, या उसके अलावा कहो और सिंपल भाषा में कहूँ तो कॉन्स्टिट्यूशन। यस, कॉन्स्टिट्यूशन को भी दे सकते हैं। हमारा पूरा देश किससे चलता है? कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। कुछ गधों को लगता है कि देश किससे चलना चाहिए, सॉरी ऐसा वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसा होते हैं ना। बहुत सारे इंटरव्यू और वीडियोस वगैरह देखो तो अलग अलग चीज़ें आती है ना। रिजिड टाइप के लोगों के अलग अलग व्यूज़ आते हैं। अगर कोई किसी धर्म को बहुत बढ़िया से मानता है, बोलते हैं ना उसके लेके एकदम कट्टर है, तो बोलता है हमारे धर्म की किताब से क्या चलना चाहिए? देश चलना चाहिए। हमारे धर्म की किताब से क्या चलना चाहिए? देश चलना चाहिए। भाई धर्म जीवन को चलाने का आधार होता है, देश चलाने का नहीं। देश चलता है किससे? कॉन्स्टिट्यूशन से, राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गई यहाँ पे? सोवेरेनिटी के अंडर में आ गई। फिर उसके बाद है यूनिवर्सलिटी। क्या लिखा हुआ है? यूनिवर्सलिटी का मतलब सोवेरेनिटी अप्लाइज टू ऑल इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन विद इन द स्टेट। वो कितनी चीज़ लिखी है? जो सोवेरेनिटी ये वर्ड है, ये सारे देश के अंदर हर किसी पे अप्लाई होता है। यानी जैसे आप हो तो आपको किसी से पूछने की जरूरत थोड़ी, आप जाके अमेरिका से किसी से थोड़ी पूछोगे, है ना, या किसी दूसरा थोड़ी थोड़ी पूछोगे। कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसे भी किसी से पूछने की जरूरत नहीं, ऑर्गेनाइजेशन से उसे भी किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, अगर वो स्टेट के अंडर में है तो। स्टेट मतलब सरकारी है तो, है ना। जो भी सरकारी संस्थाएं हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसके अलावा RBI, है ना, दुनिया भर की इकोनॉमिक बॉडी है हमारे यहाँ पे, है ना, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल बॉडी है ना। किसी को किसी बाहरी अथॉरिटी से पूछने की जरूरत नहीं। सब अपने आप में क्या है? पर्याप्त है। क्या लेने के लिए? डिसीजन लेने के लिए। नो वन इज अबव द सोवेरेन अथॉरिटी। और एक और चीज़ लिखी है, वह सोवेरेन अथॉरिटी से ऊपर कोई भी नहीं है ना, किसी ऊपर कोई भी नहीं है सोवेरेन अथॉरिटी। इसके अंदर आप कॉन्स्टिट्यूशन को ही डाल दो तो बढ़िया है, कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। उसके बाद है इनएलिएनेबिलिटी। अब इसका क्या मतलब है? सोवेरेनिटी कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड और गिवन अवे परमानेंटली। देखो कितनी बड़ी बात लिखी है कि जो पावर है जो देश को मिला हुआ है वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकता किसी को भी, है ना। इट बिलोंग्स टू स्टेट एंड मस्ट विथ इन ऑलवेज रिमेन विथ इट। तो ये स्टेट के पास होता है पावर, और स्टेट के पास ही रहेगा और स्टेट के पास ही हमेशा दिखेगा। ओरिजिनलिटी क्या है? सोवेरेनिटी इज़ नॉट डिराइव फ्रॉम एनी एक्सटर्नल सोर्स। देखो कितनी अच्छी चीज़ लिखी है भाई। सोवेरेनिटी जो मिली भी है ना, ये किसी बाहरी अथॉरिटी ने नहीं दी हमें लाके कि भाई लो तुमको सोवेरेनिटी दे देते हैं, ना जी। अंग्रेज भी जब छोड़ के गए तो उन्होंने दिया नहीं हमें कुछ भाई, वो उल्टा बहुत सारी चीज़ें लेकर गए वो, तो वो बस गए। उसके बाद हमने अपनी पावर खुद बनाई है। सोवेरेनिटी खुद से आती है, अपने आप से आती है। इट ओरिजिनेट फ्रॉम द इटसेल्फ। जैसे ही देश बनता है, देश आज़ाद हो जाता है, तो वो खुद पे क्या बन जाता है? अपने अपने क्या बोल सकते हैं इसे, कि अपने मन का मालिक हो जाता है ना। उसकी खुद की पावर खुद क्रिएट हो जाती है, कोई बाहर से ला के नहीं देता उसको कि जो तुमको पावर दे रहे हैं, हनुमान जी की तरह, है ना। जैसे हनुमान जी को भाई अलग अलग जगहों से ला के पावर हो, ला के नहीं, लाइक बहुत सारे ना अलग अलग देवी देवताओं ने क्या किया था, उन्हें बहुत सारे पावर्स दिए थे,
है ना, हालांकि वो खुद शंकर भगवान के क्या थे, अवतार थे। चलिए आगे चलते। एक्सक्लूसिवनेस क्या है ये, ओनली वन सोवरेन अथॉरिटी एग्जिस्ट इन द स्टेट, यस। 4-5 डिसीजन मेकर अथॉरिटी यहाँ पे नहीं होती, एक ही होता है, भारत सरकार या कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। नो पैरेलल और कंपीटिंग सोवरेन पावर इज अलाउड विद इन द सेम टेरिटरी। तो एक ही टेरिटरी के अंदर दो तरह की सोवरेनिटी नहीं रहेगी, दो तरह के सोवरेन पावर नहीं रहेंगे, है ना, पावर एक ही का होगा। इंटरनल और एक्सटर्नल रिस्पेक्ट, बड़ा अच्छा लिखा, देखिए इंटरनल सोवरेनिटी क्या है, सुप्रीम अथॉरिटी ओवर द पीपल विथ द स्टेट। देखो क्या लिखा है, सुप्रीम अथॉरिटी ओवर द पीपल, ओवर द पीपल मतलब लोगों से ऊपर होगा हमेशा सोवरेनिटी, यानी जो स्टेट का पावर है वो हमेशा से ऊपर होगा, लोगों से भी ऊपर। और एक्सटर्नल सोवरेनिटी का मतलब क्या है, इंडिपेंडेंस फ्रॉम फॉरेन कंट्रोल और इंटरफेरेंस, इंडिपेंडेंस फ्रॉम फॉरेन कंट्रोल और इंटरफेरेंस, मीनिंग कि भाई बाहरी किसी भी कंट्रोल और इंटरफेरेंस से हम इंडिपेंडेंस हैं, यानी कि हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, सिंपल है ना। ये तो हमारी एक्सटर्नल सोवरेनिटी हो गई, कोई बाहरी इंसान हमारे इंटरनल मैटर में नहीं बोल सकता। और इंटरनल सोवरेनिटी क्या है कि लोगों को ऊपर जो जोर चलेगा वो स्टेट का चलेगा, स्टेट जो लॉ बनाएगी, रूल्स बनाएगी, है ना, रेगुलेशन बनाएगी, उसको फॉलो करना होगा। कंक्लूजन क्या है, सोवरेनिटी इज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटिंग द कंप्लीट अथॉरिटी। देखो देखिए कंप्लीट अथॉरिटी, है ना, इंडिपेंडेंस एंड कंट्रोल बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली, अंदर और बाहर से पूरी तरह से हमारे देश का डिसीजन हमारे देश की ही अथॉरिटीज़ लेंगी, न कि कोई बाहर का। ठीक है, अगला है राइट्स। राइट्स क्या है, ओके तो देखो जब भी राइट्स की बातें करते हैं तो यहाँ पे इंडिविजुअल बातें आती हैं। जैसे राइट्स जो होते हैं ना वो नागरिक के लिए होते हैं ना, नागरिक है, इंडिविजुअल पर्सन या एंटिटी ऑर्गेनाइजेशन जो भी है उनके लिए होता है। तो राइट्स आर लीगल, मोरल एंड सोशल इंटाइटलमेंट, है ना, दैट इंडिविजुअल पोजेस, यानी हर व्यक्ति को ही मिलता है, हर व्यक्ति के पास होता है, विच अलाउज देम टू एक्ट इन सर्टेन वेज और टू बी ट्रीटेड इन सर्टेन वेज बाय अदर्स। देखो कितनी अच्छी चीज़ लिखी कि भाई अधिकार मिलता है और अधिकारों को उन्हीं हिसाब से उन्हें चलाना होता है, या बाकी लोगों को भी उसको उस हिसाब से देखना होता है, बाय अदर्स स्पेशली बाय द स्टेट, इवन मेनली तो स्टेट, यस। देखो जो राइट्स की बात है ना ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेनली लिखी हुई है, फंडामेंटल राइट्स। और राइट्स देने का अधिकार किसका है, अधिकार या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, स्टेट की है, यस। अगर मैं इंडिया में पैदा हुआ हूँ तो स्टेट यानी भारत सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो मेरे अधिकारों को क्या बोलते हैं, प्रोटेक्ट करे हमेशा, है ना। हम पढ़ेंगे आगे के कैसे की चीज़ें होती है। सिंपल डेफिनेशन क्या है, राइट्स आर जस्टिफाइड क्लेम और फ्रीडम्स दैट इंडिविजुअल्स कैन डिमांड फ्रॉम सोसाइटी और द स्टेट। कितना अच्छा चीज़ लिखा है, राइट्स क्या है, एक जस्टिफाइड क्लेम्स होते हैं, यानी कि ये चाहिए ही चाहिए, क्लेम्स या फ्रीडम कह लो, दैट इंडिविजुअल कैन डिमांड, ये डिमांड कर सकता है किससे, सोसाइटी से और स्टेट से। हम पढ़ेंगे आगे। चलिए जैसे देखिए एक राइट होता है द राइट टू लाइफ। अब राइट टू लाइफ क्या है कि भाई इंसान को मिलती ज़िंदगी जान, है ना, जैसे कोई बच्चा पैदा हुआ तो भाई आप उसे ऐसे ही नहीं मार सकते, उसकी ज़िंदगी ऐसे ही नहीं छीन सकते, उसे बच्चा ही क्यों, वो इंसान बड़ा भी तो होता है। तो जो इतनी अनमोल चीज़ है जान, वो कोई किसी कैसे ले सकता है, नहीं ले सकता। भाई आपके मन में सवाल आता होगा सर फांसी तो दी जाती है, तो भाई गलती करोगे तो ले ही लेंगे, है ना, इनकाउंटर भी होता है, लेकिन इन नेचुरल इन न्यूट्रल कंडीशन कोई किसी को जान से नहीं मार सकता, है ना, सिंपल सी बात है। क्यों, क्योंकि उसे राइट टू लाइफ मिला हुआ है, उसको जीने का अधिकार मिला हुआ है। किस चीज़ का जी, जीने का अधिकार, है ना। चलिए आगे चलते। कुछ इनहेरेंट राइट्स होते हैं, इनहेरेंट का मतलब होता है वो बचपन से इनबॉर्न ही मिलते हैं। इनहेरेंट राइट आर द बेसिक नेचुरल इनबॉर्न राइट्स दैट आर इंडिविजुअल पोसेस बाय वर्चुअल ऑफ बीइंग ह्यूमन। देखो कितनी बड़ी लिखी, वर्च्यू ऑफ बीइंग ह्यूमन, यानी आप इंसान हो तो ऑटोमेटिकली आपके कुछ राइट्स हो जाते हैं, इनहेरेंट, इसको इनहेरेंट बोलते हैं, यानी पैदा होते ही आपको कुछ चीज़ें मिल जाती हैं राइट्स में, है ना। जिसमें से देखो सबसे पहले है राइट टू लाइफ। अब राइट टू लाइफ क्या भाई, बहुत सिंपल सी चीज़ लिखी है, जीने का अधिकार। मैंने अभी कहा इंडिविजुअल, एवरी इंडिविजुअल हैज़ अ राइट टू लिव एंड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम हार्म एंड डेथ बाय अदर्स और स्टेट। क्यों सरकारी अस्पताल बनाए जाते हैं या हॉस्पिटल क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि भाई आपको जीने का अधिकार है, सरकार ऐसे ही आपको मरने नहीं दे सकती बीमारियों से, तो इसलिए क्या करना होता है, इसलिए हॉस्पिटल बनाना होता है। राइट टू लिबर्टी क्या है, फ्री, देखो कितनी बढ़िया है लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब होता है आज़ादी, है ना, फ्री हैं आप काफ़ी सारी चीज़ें करने के लिए, जैसे क्या, सोचने के लिए यार मैं जो चाहूँ वो सोच लूँगा यार, क्या दिक्कत है, सोचने पे थोड़ी रोक है, और सोचने में तो सच में रोक नहीं है, क्योंकि भाई अंदर किसके मन में क्या चल रहा हो कैसे रोक पाओगे।
इवन बोलने के लिए भी कोई रोक नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, राइट्स हमारे सारे के सारे राइट्स ना एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है, मैंने अभी हमने ऊपर पढ़ा सोनिटी में कि सोनिटी क्या है, एब्सोल्यूट है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन जो राइट्स होते हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि आपके राइट्स पे कुछ न कुछ हल्के हल्के रिस्ट्रिक्शंस हैं। जैसे स्पीक, तो बोलने का अधिकार तो है, आपको जो मन चाहे वो बोल सकते हो, है ना। टीवी पे आके बोल सकते हो, यहाँ आके बोल सकते हो, वहाँ आके बोल सकते हो, लेकिन कुछ भी नहीं। अगर मान लो आप टीवी पे आकर या सोशल मीडिया पे आप आकर या भीड़ में, है ना, आप ऐसी बातें करते हो जिससे देश बढ़ सकता है, तो आपको देखो जेल हो जाएगा जी। तो यहाँ पे राइट्स क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है ना। मूव लिखा हुआ है, एक जगह से दूसरी जगह जाना। यस, बहुत सारे लोग बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि हमारे राज्य में आ गया। अरे भाई, वो राज्य भी किसका पार्ट है, देश का पार्ट है ना। जैसे मैं बहुत बार देखता हूँ कि कोई यूपी बिहार से मुंबई गया, तो मुंबई वालों को लगता है, बहुत सारे लोगों को, खासकर ऑब्वियसली वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनको लगता है कि यार ये बाहर से आके यहाँ बस गया, है ना। बाहर से आके यहाँ पे बस गया है, हमारे यहाँ पे बहुत सारा कमा रहा है, हमारे पैसे ले जा रहा है, वगैरह 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 सोचते हैं। जबकि वो भूल जाते हैं कि देश पूरा एक ही है और किसी को कहीं भी रहने का अधिकार है ना। कहीं भी काम करने का अधिकार है, देखो कोई भी लिखा हुआ है। ऐसा स्टेट या कोई नहीं कह सकता कि आप काम नहीं कर सकते, वो काम नहीं कर सकते। अगर आप में टैलेंट है, आप एलिजिबल हो, है ना, हर काम की एलिजिबिलिटी होती है, वो डिग्री है आपके पास, वो नॉलेज है आपके पास, तो आप बिल्कुल कर सकते हो। और बिलीफ, यस, किस भगवान में मानना है, किस व्यक्ति में मानना है ना, ये मेरा पार्ट है। मुझे कोई नहीं बता सकता, नहीं सिखा सकता कि ये भगवान में मानो या वो भगवान में मानो, है कि नहीं। या इवन भाषा, देखो कितनी अच्छी चीज़ है। आजकल मराठी और मराठी भाषा को लेके बहुत ज़्यादा डिस्कशन चल रहा है ना। अब क्योंकि इतना ज़्यादा डिस्कशन चल रहा है कि डिबेट की बात बन गई है। और एक्चुअली डिबेट है नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में सिंपली लिखा हुआ है, मेंशन है क्या, कि हम अपनी मन की कोई भी भाषा कहीं भी बोल सकते हैं। कोई हमें फोर्स नहीं कर सकता, हम पे कोई दबाव नहीं डाल सकता कि भाई तुम यही भाषा बोलोगे। क्या करोगे तुम, यही भाषा बोलोगे, ठीक है ना। तो फ्रीली, बिलीव फ्रीली, एज लॉन्ग एज इट डज नॉट हार्म अदर्स। देखो कितना चीज़ लिखा है ना, एज लॉन्ग एज, तो ये हो गया रिस्ट्रिक्शन। आपको इतने सारे फ्रीडम दे दी, सारी की सारी, थिंक, स्पीक, मूव, वर्क, बिलीव, है ना। लेकिन जब तक ये दूसरों को हार्म ना करें। यस, जैसे कि एग्जाम्पल में कि भाई क्या कह सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप घर में शांति से पढ़ रहे हैं और बगल में एकदम मस्त पार्टी चल रही है, और एक दिन ही चलती है, रोज़ चलती है, रोज़ डीजे बजता है एकदम हाई स्पीड में, एकदम हाई वॉइस में, सॉरी हाई लाउडली, है ना। तो आपको क्या लगता है ये सही है? क्योंकि उसको तो आज़ादी है क्या, अपने मन से कोई भी गाना सुनने का और कितनी भी आवाज़ में सुनने का। लेकिन पॉइंट क्या है, जब तक लोगों को हार्म ना करे, औरों को हार्म ना करे, तब तक ही। जैसे ही ये औरों को हार्म करती है तो फिर आपके राइट्स वहाँ पे छीन लिए जाते हैं। जैसे आपने किसी को मार दिया तो आपने उसकी जान ले ली, यानी उसके राइट्स को छीन लिया। तो जब उसके राइट्स को छीन लिया तो स्टेट जो है, यानी जो सरकार है, वो आपके राइट को छीन लेगी, यानी आपको गिरफ्तार कर लेगी, अरेस्ट कर लेगी, है ना, आपको जेल में डाल देगी। और जो उसके अकॉर्डिंग जो सज़ा होगी, अगर खून किया तो खून की सज़ा, जनरली फांसी होती है तो फांसी होगी, है ना। तो आपकी भी लाइफ क्या की जाएगी, छीन ली जाएगी। तो राइट्स रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। राइट टू इक्वालिटी, देखो कितनी बड़ी बात लिखी है, ऑल इंडिविजुअल्स आर इक्वल बिफोर द लॉ। देखो कितनी अच्छी चीज़ लिखी है, इक्वल बिफोर द लॉ। भाई लॉ के, कानून के आगे सब इक्वल हो, है ना, सब एक जैसे हैं। यस जी, सब एक जैसे हैं, मतलब मंत्री शंत्री से लेके, बिजनेसमैन से लेके, सेलिब्रिटी से लेकर आम जनता, सब एक ही जैसे हैं लॉ में। है नहीं कि सेलिब्रिटी है या मंत्री है तो उसको ज़्यादा वैल्यू है, ऐसा कुछ नहीं है। लॉ में सबके लिए सेम है, यानी कि अगर वो खून करेंगे और कोई आम इंसान खून करेगा तो सज़ा सेम है। शुड बी ट्रीटेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, तभी तो इक्वलिटी आएगी, है कि नहीं। डिस्क्रिमिनेट करोगे, अमीर और गरीबी करोगे, है ना, अपर कास्ट लोअर कास्ट करोगे, मराठी भाषा बोलो, भोजपुरी नहीं बोलो, या फिर हिंदी मत बोलो, है ना, ऐसा करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। या फिर और कोई बोलेगा तो, है ना, अपनी भाषा, जैसे गुजरात में चल जाओ, गुजरात बोले भाई कि गुजराती भाषा बोलनी पड़ेगी, तो भाई कहाँ से सीखेगा इंसान, और क्यों सीखे, नहीं माने उसका सीखने का, क्या दिक्कत है ना। अपनी भाषा का ज़बरदस्ती थोप कर आप अपनी भाषा को खुद नीचे कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिए। उसके बाद है राइट टू प्रॉपर्टी। ये देखिए, ये भी एक नेचुरल राइट है। राइट टू प्रॉपर्टी का मतलब होता है, ऑब्वियसली मैं ज़मीनें खरीद सकता हूँ, मैं मालिक बन सकता हूँ, उसको इस्तेमाल कर सकता हूँ, उसको डिस्पोज कर सकता हूँ, डिस्पोज मतलब बेच सकता हूँ, ये लीगल राइट है। हालांकि ये लीगल राइट है, ध्यान रखिएगा, फंडामेंटल राइट नहीं है। राइट टू जस्टिस, यस, अगर मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है तो मेरे
मुझे क्या होना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। उसके अलावा मान लीजिए कि आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे 10 लोग और काम कर रहे हैं, लेकिन जो बॉस है वो आपके साथ सही ट्रीट नहीं करता, बाकी 9 लोग के साथ बढ़िया ट्रीट करता है, तो वो आपके राइट को क्या कर रहा है, छीन रहा है। चलो ये तो प्राइवेट सेक्टर की बात हो गई, थोड़ा कॉमनली आते हैं। सरकार जो है वो अमीरों के लिए काम कर रही है और गरीबों के लिए बिल्कुल काम नहीं कर रही है, तो ये फेयर ट्रीटमेंट है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। तो फेयर ट्रीटमेंट अंडर लॉ होना चाहिए, एक्सेस टू लीगल प्रोटेक्शन भी होना चाहिए। लीगल प्रोटेक्शन का मतलब कि आप पे कभी विपदा आई, कुछ चीज़ें आई, तो वहाँ पे कुछ लॉज बनाकर आपको प्रोटेक्ट करना है, मतलब उस जस्टिस को सही करवाना है कि नहीं। भाई जैसे कि घर में चोरी हो गई, तो चोरी हो गई तो अब कैसे न्याय मिलेगा, तो ऑब्वियसली चोर को पकड़ा जाएगा, पकड़ के उसको सज़ा दी जाएगी, तभी तो आपको न्याय मिलेगा। तो जो चोर को पकड़ा गया, पकड़ के सज़ा दी गई, वो किस हिसाब से दिया गया, लीगल प्रोटेक्शन के हिसाब से, है ना। चलिए उसके बाद है राइट टू पर्सनल सिक्योरिटी। देखो कितनी बढ़िया लिखी है। यस, आपको कोई मार नहीं सकता, तो वॉयलेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम वॉयलेंस, टॉर्चर, अनलॉफुल डिटेशन। अनलॉफुल डिटेशन का मतलब होता है आपको कोई बंदी बना के भी नहीं रख सकता अननेसेसरी, जब तक कि सरकार और संविधान के हिसाब से, आईपीसी की धारा के हिसाब से आपको न कर दिया जाए। होता है ना, कभी कभी होता है हाउस अरेस्ट, ऐसा एक वर्ड आता है। हाउस अरेस्ट का मतलब होता है कि आपको अपने ही घर में बंद करके रखा हुआ है, मतलब आप बाहर नहीं जा सकते। तो उसके रीज़न होते हैं, जब स्टेट करता है तो चलता है ना, वो भी रीज़न के साथ, विदाउट रीज़न नहीं, अननेसेसरी नहीं, है ना। तो आपको वॉयलेंस, टॉर्चर और अनलॉफुल डिटेशन में बताता है। उसके बाद है राइट टू प्राइवेसी। अब देखो आज के डेट में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। लोगों की लाइफ इतनी न्यूक्लियर होती चली जा रही है कि सबकी लाइफ प्राइवेसी में चली जा रही है ना। फ्रीडम फ्रॉम अनवांटेड इंटरफेरेंस इन पर्सनल मैटर्स। फ्रीडम फ्रॉम अनवांटेड इंटरफेरेंस इन पर्सनल मैटर्स, कितना बढ़िया लिखा है कि भाई हाँ, जो भी पर्सनल मैटर्स हैं उसके अंदर किसी का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, ना सोसाइटी का ना कि स्टेट का। जबकि वो कोई फैमिली हो सकती है, होम हो सकता है, वो कम्युनिकेशन हो सकता है। लेकिन फिर से वापस से ये राइट एब्सोल्यूट नहीं है। मतलब अब बोलोगे कि मैं अपनी पत्नी को मारूँ, पीटूँ, कुछ भी करूँ, स्टेट को क्या ही करना है ना, राज्य को क्या ही करना है। तो भाई ऐसा तो नहीं है, क्योंकि पत्नी को मारने पीटने, या पत्नी क्यों यार, पत्नी जो है वो पति को मार दे तो भी, मतलब कोई भी किसी पे यार दबाव बना रहा है कोई, उसके फ्रीडम को जब छीन रहा है, तो फिर स्टेट बीच में आएगा। बात को समझ रहे हो ना। तो प्राइवेसी का ये तो है। अब प्राइवेसी में आप बम बना रहे हो तो फिर सरकार वहाँ पे देखेगी नहीं कि आप प्राइवेसी में क्या कर रहे हो, सरकार आएगी आपको उठा ले जाएगी, है ना। तो सभी के सभी राइट्स क्या हैं, एब्सोल्यूट नहीं है, ध्यान रखिएगा। राइट टू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट, ऑब्वियसली ये भी तो हमें अधिकार मिला हुआ है, तभी तो हम इलेक्शन में खड़े होते हैं, वोट डालते हैं, है ना, और पब्लिक के लिए जो चाहे वो बढ़िया करने की कोशिश करते हैं, ठीक है कि। तो ये इनहेरेंट क्या थे, राइट्स थे हमारे, ह्यूमन राइट्स। फिर कुछ आगे यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स। यूनिवर्सल का मतलब होता है कि जो सभी जगह माने जाते हैं, मतलब आप पृथ्वी पे कहीं पे भी हो, इवन पृथ्वी के बाहर भी हो, है ना, जो भी राइट्स को फॉलो कर रहा है वो ये सबको मानेगा। चलिए आगे समझते क्या और होता है। तो यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स आर द बेसिक राइट्स एंड फ्रीडम्स दैट आर बिलोंग एवरी इंडिविजुअल रिगार्डलेस ऑफ नेशनलिटी। देखो कितनी बढ़िया लिखी है कि ये हर एक इंसान को मिलता है, चाहे वो किसी भी देश का हो, किसी भी रेस यानी कि रीजन का हो, है ना, किसी भी रिलीजन का हो, जेंडर का हो, एनी अदर स्टेटस, कोई भी अदर स्टेटस हो, सबके लिए सेम है। दे आर कॉल्ड यूनिवर्सल बिकॉज दे अप्लाई टू ऑल पीपल इक्वली। देखो कितनी बढ़िया लिखी है। ये सभी तरह के, मेल फीमेल, ऊंच नीच, अमीर गरीब, कास्टिज्म मिस्टिज्म, है ना, रीजनलिज्म, सभी से परे है, और ये इंसान देखता है बस, और इंसान को मिलने वाली कुछ राइट्स को देखता है। लिखा है रिकॉग्नाइज बाय द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, UDHR, जो कि 1948 में बनाई गई थी, अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। देखो लिखा है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ये तो जानते हो ना, यूनाइटेड नेशन, तो उसके असेंबली में से अपनाया गया था, और एक राइट बनाया गया, एक अथॉरिटी बनाई गई जिसका नाम है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। कंटेन्स आर्टिकल 30 दैट आउटलाइन सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, है ना। जैसे हमारे इंडिया बोल रहा हूँ, ये जो UDHR है, इनके आर्टिकल 30 के अंदर मेंशन किया गया है सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। थोड़ा देख लेते धीरे धीरे कि भाई एग्जैक्टली ये चीज़ें कैसी हैं। तो की फीचर्स ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट क्या है। जो यूनिवर्सल ह्यूमन राइट है वो खुद यूनिवर्सल है, ये सभी इंसानों पर अप्लाई होते हैं, हर जगह अप्लाई होते हैं बिना किसी भेदभाव के। फिर इनएलिएनेबल, क्या ये कैन नॉट बी टेकन अवे। यस, ये राइट्स किसी भी इंडिविजुअल से ये वापस नहीं लिया जा सकता। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये राइट किसी भी पर्सन से, क्योंकि ह्यूमन बींग पे अप्लाई हो रहा है और दुनिया में कोई भी ह्यूमन बींग सब पे अप्लाई हो रहा है, तो उस ह्यूमन बींग से ये वापस नहीं लिया जा सकता। जैसे हमने सोवरेनिटी के लिए पढ़ा था, सोवरेनिटी क्या है, किसी भी देश का अपना सुप्रीम पावर है, तो वो इनएलिएनेबल है, यानी उसे वापस नहीं लिया जा सकता। उसी से राइट्स भी वापस नहीं लिया जा सकता। थ्रू दे मे बी रिस्ट्रिक्टेड अंडर सम
लॉ इन सम केसेस, देखो कितना बढ़िया लिखा है कि भाई आपको राइट तो प्रॉपर मिले हुए हैं, यूनिवर्सल भी है, इसे वापस आपसे लिया भी नहीं जा सकता है ना, लेकिन कुछ कंडीशन में इसे रोका जरूर जा सकता है, जैसे ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी बहुत लोगों को नहीं पता होती। नेशनल इमरजेंसी में बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे कि इकोनॉमिक इमरजेंसी हो गई, पॉलिटिकल इमरजेंसी हो गई, है ना। अभी जैसे मान लो देश में दंगे दंगे हो रहे हैं, तो फिर नेशनल इमरजेंसी लग जाएगी, हर जगह राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, तो फिर आपके राइट्स जो है वहाँ पे छीन लिए जाते हैं। राइट्स का मतलब कि फिर आपको घर में ही बैंड रहना है, अगर कर्फ्यू लग गया तो आपको बाहर नहीं निकलना है ना, तो आपके राइट्स वहाँ पे नहीं चलते। उसके बाद है इंडिविजुअल एंड इंटरडिपेंडेंट, बड़ा बढ़िया लिखा देखो, ऑल राइट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट एंड कनेक्टेड। यस, हर राइट एक दूसरे से कनेक्टेड है और इम्पॉर्टेंट भी है। हम पढ़ेंगे कैसे। लीगली प्रोटेक्टेड है क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है, इसके लिए लॉज बनाए गए हैं और इसके लिए ट्रीटीज़ बनाई गई हैं। देखो क्या लिखा है, नेशनल लॉज एंड इंटरनेशनल ट्रीटीज़। यस, दो देशों के बीच में भी ट्रीटीज़ होती है। ट्रीटीज़ का मतलब होता है एग्रीमेंट, है ना। उस एग्रीमेंट के तहत भी हमें क्या मिलता है, राइट्स मिलते हैं। कौन कौन से यूनिवर्सल राइट्स हैं जरा देख लीजिए। राइट टू लिव, लिबर्टी, सिक्योरिटी, कितना बढ़िया है। आर्टिकल 3, और ध्यान रखना एज पर यूनिवर्सल क्या था ये फुल फॉर्म, हाँ, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, है ना। लिख लेते एक बार ताकि याद रहे। यूनिवर्सल क्या है ये, ऑटोमेटिक कैसे हो रहा है, हाँ, डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, है ना। बहुत गंदी राइटिंग है लेकिन ठीक है, चलिए। ओके, सो राइट टू लिबर्टी एंड सिक्योरिटी, हम जानते हैं राइट टू लाइफ यानी कि जीवन का अधिकार, आपको जीने का अधिकार है, आपका जीवन कोई नहीं छीन सकता। लिबर्टी का मतलब होता है आपको फ्रीनेस है, आप कहीं भी जा सकते हो, घूम सकते हो, बोल सकते हो, है ना, खा पी सकते हो। सिक्योरिटी का मतलब होता है सुरक्षा का अधिकार, है ना, जो राज्य देता है। फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर एंड क्रूअल ट्रीटमेंट, बढ़िया है, देखो आर्टिकल 5 दिया हुआ है। यस, आपको कोई अननेसेसरी टॉर्चर नहीं कर सकता, कोई क्रूअल ट्रीटमेंट नहीं दे सकता, है ना। दूसरा है राइट टू इक्वलिटी बिफोर द लॉ। यस, ये तो बड़ी सिंपल सी बात है कि लॉ जो है कम से कम वो तो सबको सेम माने, है ना, एक जैसा माने। पता चला अमीरों को 5 साल की सज़ा हो रही है सेम गुनाह के लिए, और गरीब को बेचारे को 50 साल की हो रही है ना, मतलब आजीवन कारावास, तो फिर तो गलत हो जाएगा। इसीलिए लॉ के सामने भी इक्वलिटी मिलनी चाहिए, यानी लॉ सबके लिए बराबर होना चाहिए। उसके बाद है राइट टू फेयर ट्रायल, देखो कितनी बढ़िया चीज़ लिखी है। ट्रायल का मतलब, फेयर ट्रायल का मतलब होता है जब मान लो आपके ऊपर मुकदमा हो रहा है ना, कोई केस हो गया, तो फेयर ट्रायल का मतलब ये होता है कि आपको प्रॉपर कोर्ट लिया जाए, आपको वकील रखने का अधिकार मिला जाए, आपके केस में प्रॉपर जांच हो, ये मतलब ना बायस ना हो। बायस का मतलब होता है भेदभावपूर्ण ना हो। फेयर ट्रायल, सही ट्रायल चलना चाहिए। फिर आ गया फ्रीडम ऑफ थॉट। यस, देखो लिखा भी है, सोचने का अधिकार, कॉन्शियसनेस का अधिकार, समझ का अधिकार, रिलीजन का अधिकार, किसी भी धर्म को आप मान सकते हो, कोई भी विचार रख सकते हो, है ना। कॉन्शियसनेस अपना मतलब सहमति दिखा सकते हो। फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेशन, बढ़िया बढ़िया लिखा है, ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन। यस, आर्टिकल 19 में दिया हुआ है, वो ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंदर। और ये कहता है कि आप किसी भी तरह के ओपिनियन देने के लिए और उसे एक्सप्रेस करने के लिए, मान लो कि आपको सरकार या फिर दुनिया में किसी संस्था की बात बढ़िया नहीं लग रही, तो आप अपनी बात कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद है राइट टू एजुकेशन, देखो ये तो बहुत ज़रूरी है भाई आज के डेट में, पढ़ने का अधिकार। यस, हमारे इंडिया में भी है, कम से कम 14 साल के बच्चे तक को पढ़ाना माँ बाप का कर्तव्य है, नहीं पढ़ाएंगे तो क्या होगा, कोई कंप्लेन कर दिया तो माँ बाप को तब भी जेल हो सकती है। फिर बोलोगे बच्चा ही पढ़ना नहीं चाहता, नहीं जी फिर भी स्कूल भेजना है। बच्चा पढ़ना नहीं चाहता तब भी आपको स्कूल पढ़ाना है उसे, है ना, क्योंकि उसको तो नहीं पता ना, छोटा बच्चा है, उसको क्या पता। राइट टू वर्क एंड फेयर वेजेस, वाह कितना बढ़िया लिखा है। राइट टू वर्क यानी काम करने का अधिकार, और समान काम के लिए समान वेतन का भी अधिकार है। जैसे बहुत जगह पे सुनने आता है कि औरतों को, फीमेल्स को जो है, महिलाओं को, वो मेल की तुलना में कम पेमेंट दिया जाता है सेम काम के लिए, तो ये तो बहुत गलत बात है। मेहनत तो वो भी उतना ही करती हैं, है ना, तो पेमेंट वैसे ही होनी चाहिए। उसके बाद है राइट टू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट, ऑब्वियसली ये भी हम जानते हैं, सरकार में वोट डालने का अधिकार और साथ साथ पार्टिसिपेट यानी कि इलेक्शन में खड़े होने का अधिकार भी है। उसके बाद आ गया राइट टू रेस्ट एंड लेजर, बड़ा बढ़िया लिखा है, राइट टू रेस्ट एंड लेजर। व्हाट इज़ रेस्ट एंड लेजर, सोचिए। यस, रेस्ट का मतलब आराम करने का अधिकार, और लेजर का मतलब होता है छुट्टियों का अधिकार, एक तरह से, है ना, गैप का अधिकार। यस, 7 दिन आप 6 दिन आप काम करते हो तो एक दिन आराम करते हो कि नहीं करते हो, है ना, छुट्टी लेते हो कि नहीं लेते हो, इस तरह से। पर्पस ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट क्या है, प्रोटेक्ट ह्यूमन डिग्निटी। यस, व्हाट इज डिग्निटी, यस, हर इंसान जो ह्यूमन बींग एज अ पैदा हुआ है, ऑब्वियसली इंसान ह्यूमन बींग ही होता है,
तो उसे अपनी नाक ऊपर करके जीने का अधिकार, बोला ना, एकदम शान से नज़र उठा के नाक को बचा के एकदम बढ़िया से जीने का अधिकार, उसको डिग्निटी कहा जाता है ना, सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। कोई भी ऑपरेशन हो रहा है या इनजस्टिस हो रहा है तो उससे प्रोटेक्शन मिले, इसलिए राइट्स दिए जाते हैं, है ना। प्रमोट पीस, इक्वालिटी एंड फ्रीडम, इसलिए राइट्स दिए जाते हैं। अब ये देखो, ये यूनिवर्सल राइट थे। यूनिवर्सल राइट का मतलब ये होता है कि आप दुनिया में कहीं भी जाओ, है ना। जैसे हमारे यहाँ पे भी टूरिस्ट आते हैं, बाहर से लोग आते हैं, अब तो इसका मतलब यहाँ पे उसको पीट दिया जाए, तो उसके भी तो कुछ राइट होने चाहिए, इसलिए यूनिवर्सल राइट बने हुए यूएन के द्वारा बनाए गए हैं। यानी कि कोई कहीं भी जाए तो उसके कुछ राइट उसके साथ चलते हैं। एक तो राइट होता है नेशनलिटी का, ध्यान रखिएगा, एक राइट होता है नेशनलिटी का। नेशनलिटी मतलब कि जिस देश में है वो उस देश का एक अलग अधिकार होता है, लेकिन एक एज अ इंसान, एज अ ह्यूमन बींग हमारे कुछ अधिकार होता है। जैसे राइट टू लाइफ, आप किसी भी देश में चले जाओ, वहाँ पे आपकी कोई भी सरकार जो है, कोई भी अथॉरिटी जो है आपकी जान नहीं ले सकती, आपकी ज़िंदगी नहीं ले सकती, है ना। तो इस तरह से इसको देखा जाता है। तो यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स आर द मोरल लीगल फाउंडेशन ऑफ अ जस्ट सोसाइटी, यस, जस्टिस वाली सोसाइटी बनाने के लिए। एंड दे इंश्योर ऑल द इंडिविजुअल्स कैन लिव फ्रीली। स्टेट का काम है कि क्या इंश्योर करे कि भाई सभी लोग फ्रीली जी रहे हैं, इक्वली उनको राइट्स मिल रहे हैं, विथ डिग्निटी, बोलते हैं ना, सम्मान के साथ जी रहे हैं, रिगार्डलेस ऑफ डिफरेंसेस, न कि किसी भेदभाव के साथ। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल सा बढ़िया सा चैप्टर था, ये यहाँ पे एंड करते हैं इसे। चलिए।